नमस्कार बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा और मेरे साथ आप पढ़ रहे हैं कक्षा 10 के लिए हमारी पाठ्य पुस्तक आर्थिक विकास की समझ। बच्चों, हम अध्याय 5 शुरू कर चुके थे जो था उपभोक्ता अधिकार। अध्याय का अध्ययन हमने कर लिया था और लास्ट पार्ट में हम स्टार्ट कर चुके थे हमारे अभ्यास प्रश्नों को, जहां हमने प्रश्न संख्या 1 से लेकर के प्रश्न संख्या 8 तक के समस्त प्रश्नों के उत्तरों को देखा था। कि ये देख पा रहे थे हम, ये सारे प्रश्न हमें बहुत ही आसान तरीके से हमसे हल हो पा रहे थे। क्यों हो पा रहे थे? क्योंकि हमने समस्त बिंदुओं पर अध्याय में विस्तार से समझ बनाई थी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा लास्ट और अंतिम पार्ट इस चैप्टर का जो है पार्ट 11, और यहाँ पर हम ये देखेंगे कि जो हमारे अभ्यास प्रश्न है वो हम शुरू करेंगे प्रश्न संख्या 9 से लेकर के प्रश्न संख्या 13 तक। तो देखते हैं हमारा प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है। ये रहा प्रश्न 9 और ये कह रहा है उपभोक्ताओं के कुछ अधिकारों को बताएं और प्रत्येक अधिकार पर कुछ पंक्तियां लिखें। तो देखिए, जब हमने चैप्टर को देखा था तो हमने देखा था उपभोक्ता को कई सारे अधिकार प्राप्त हैं। चाहे सुरक्षा के अधिकार की हम बात कर लें, चाहे हम कहें सूचना पाने के अधिकार की बात करें, उपभोक्ता शिक्षा की अधिकार की बात करें, या फिर निवारण का अधिकार, प्रतिनिधित्व का अधिकार, ये सारे वो अधिकार हैं जिनका अध्ययन हमने अध्याय में किया था। तो चलिए इन्हें विस्तार से समझने की कोशिश करें। तो देखिए, उपभोक्ताओं के निम्नलिखित अधिकार कानून द्वारा प्रदान किए गए हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि अधिनियम 1986 की अगर हम बात करें, उसके तहत कुछ अधिकार उपभोक्ताओं को दिए गए हैं। जैसे सुरक्षा का अधिकार, उपभोक्ताओं को वस्तुओं और सेवाओं के खिलाफ सुरक्षा का अधिकार है। यानी कुछ जो वस्तुएं सेवाएं ऐसी हैं जिनका उपभोग किया जाता है, तो अगर उनमें किसी तरीके की कोई समस्या होती है तो ये जानलेवा हो सकती हैं और इससे काफ़ी मात्रा में हानि हो सकती है। तो इन वस्तुओं और सेवाओं की जब हम बात करते हैं तो एक उपभोक्ता के रूप में हमें इनके उपभोग करते समय सुरक्षित रहने का पूर्ण अधिकार है। बिजली के सामान और प्रेशर कुकर जैसे सामान में कई निर्माण दोष होने पर गंभीर चोट लग सकती है और जान का भी खतरा रहता है। इसलिए हमने देखा इस अधिकार की आवश्यकता हमें पड़ी है। ठीक है, चलिए अगला जो अधिकार दिया गया वो है सूचना पाने का अधिकार। उत्पाद क्या है, इसकी सामग्री कौन कौन सी इसमें डाली गई है, इंटीग्रेट्स क्या है। अगर हम बात करें निर्माण की तारीख की, यानी ये कब मैन्युफैक्चर किया गया है, उपभोग की जो सावधानी है, इसका उपयोग करेंगे तो क्या क्या सावधानियां लेनी है, एमआरपी कितना होगा, लास्ट उपभोग की डेट क्या है, ये सारी चीजें भी मेंशन होनी चाहिए पैकेज पर या फिर एक कागज के छोटे टुकड़े पर अलग से दर्ज की जानी चाहिए। इस प्रकार एक उपभोक्ता को सूचित करने का अधिकार है और विभाग की स्थापना भी इसके लिए की गई है जो इसको ऑब्जर्व करता है। तो ये था हमारा सूचना पाने का अधिकार। चलिए अगला जो अधिकार है जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है चयन या चुनने का अधिकार। यह अधिकार प्रतिस्पर्धी कीमतों पर विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं को चुनने का आश्वासन देता है। मतलब किसी विशेष उत्पाद को बेचने के लिए निर्माता को आक्रामक बिक्री तकनीकों का उपयोग नहीं करना चाहिए। ये अबैंड करता है इस चीज को। कैसे? आपने कई सारे एडवर्टाइजमेंट देखे हैं, मीडिया के माध्यम से, हम कहते हैं विज्ञापनों के माध्यम से उपभोक्ता को भ्रमित किया जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है, एक दूध निर्माता कंपनी ने ये एग्जांपल पेश किया था, ये विज्ञापन दिया कि हमारा जो दूध का पाउडर है वो माँ के दूध से ज़्यादा बेटर है, और कई वर्ष लग गए थे इसको वापस लेने के लिए। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि इन सभी आक्रामक बिक्री तकनीक हैं या हम कहें भ्रमित करने वाले विज्ञापन हैं, इनको रोकने के लिए और उपभोक्ता के सामने जो ब्रांड्स हैं या हम कहें जो विकल्प हैं उनको वो चुन सके, इसके लिए प्रोवाइड किया गया है चुनने का अधिकार। अगला जो अधिकार है जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है प्रतिनिधित्व का अधिकार। देखो बच्चों, उपभोक्ता को आश्वस्त किया जाना चाहिए कि किसी उत्पाद या सेवा के संबंध में शिकायतों पर विचार किया जाएगा। यानी उसे ये लगना चाहिए कि अगर मेरे साथ कोई भी शोषण या कुछ भी गलत होता है या मैं ठगा जाता हूं तो मेरा प्रतिनिधित्व करने के लिए संस्थाएं उपलब्ध हैं। साथ ही साथ देखिए, समाचार पत्रों और उपभोक्ता संघों को असंतुष्ट उपभोक्ताओं के उत्पाद के बारे में लिखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इस प्रकार सुनवाई का अधिकार या प्रतिनिधित्व का अधिकार प्रत्येक उपभोक्ता के लिए उपलब्ध होना चाहिए। इसके साथ साथ हमने देखा था निवारण का अधिकार। जब उपभोक्ता को धोखा दिया जाता है या उनका शोषण किया जाता है तो उन्हें निर्माता के खिलाफ अपने दावों को निपटान करने का अधिकार होता है। इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से कई उपभोक्ता न्यायालय या एजेंसियां स्थापित की गई हैं। जो सारे स्तर हमने पढ़े हैं वो इसी अधिकार के अंतर्गत उपलब्ध किए गए हैं, निवारण का अधिकार। अंतिम अधिकार है जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं वो है उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। एक उपभोक्ता को धोखाधड़ी से तभी बचाया जा सकता है जब उसे अपने अधिकार प्राप्त हो। उसे ये पता हो कि भाई अगर मेरे साथ धोखाधड़ी हो भी जाती है तो मैं उसका उपभोग यानी उसका निवारण कैसे करूं, कैसे मैं कहां जाऊं, उसके लिए क्या कानूनी प्रावधान है, इन सबको
कैसे सीख सकता है वो? जब उसे अपना उपभोक्ता के जुड़े मामलों की शिक्षा का अधिकार उसके साथ में हो, यानी कि उसे अधिकारों और उपलब्ध उपचारों के बारे में पता होना चाहिए। तो बच्चों ये कई सारे अधिकार थे जो एक उपभोक्ता के रूप में हमें प्राप्त हैं और इनका जो प्रावधान है वो एक कानून के अंतर्गत किया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, उपभोक्ता अपनी एकजुटता का प्रदर्शन कैसे कर सकते हैं? वो कौन सा तरीका है जिसके द्वारा उपभोक्ता ये बता सकते हैं कि हम एकजुट हैं, अब हमें कोई भी परेशान नहीं कर सकता, कोई भी हमारा शोषण नहीं कर सकता है? तो देखिए बच्चों, उपभोक्ता अपनी एकजुटता का प्रदर्शन निम्न प्रकार से कर सकते हैं। जैसे उपभोक्ता अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए संघ और औपचारिक संघ या समूह बना सकते हैं। जैसा कि कई सारे समूह हैं, लगभग 2000 से ज्यादा समूह इंडिया में आज वर्क कर रहे हैं भाई उपभोक्ता मामलों से जुड़े हुए। ये बात अलग है कि 50 से 60 ही ऐसे हैं जो पूर्ण रूप से एक्टिव हैं, ठीक है। बाकी कर कितना रहे हैं काम? 2000 से ज्यादा संघ काम कर रहे हैं। वे कानूनी विशेषज्ञों की मदद ले सकते हैं। विशेषज्ञों या वकीलों का शुल्क संघ या संघ द्वारा वहन किया जा सकता है। इस प्रकार उपभोक्ता अपनी एकजुटता दिखा सकते हैं। भाई हमने एक ग्रुप बनाया और हमें कुछ सलाह लेनी है, तो सलाह लेंगे तो हम जाएंगे वकीलों से, अच्छी सलाह लेंगे और उसका पेमेंट हमें जेब से नहीं देना, संघ का जो कोष है उससे हम उसका पेमेंट कर सकते हैं या खुद से भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम एकजुटता दिखा सकते हैं। साथ ही साथ प्रभावित व्यक्ति अपने इलाके के उपभोक्ता संघ या संघ के कार्यालय में यथोचित पर्याप्त राशि जमा या भुगतान कर सकता है कि भाई आप मेरे साथ चलिए, मेरी हेल्प कीजिए, ये मैं डोनेशन कर रहा हूँ, ये रसीद मैं कटवा रहा हूँ। इस प्रकार से ये सारा काम हम कर सकते हैं। और उपभोक्ता जब संघ में काम करने लग जाएंगे तो उपभोक्ता की एकजुटता का परिचय सबके सामने आने लग जाता है। बच्चों इसके बाद में हम चर्चा करें हमारे अगले प्रश्न पे। तो प्रश्न 11 कहता है, भारत में उपभोक्ता आंदोलन की प्रगति की समीक्षा करें। इंपॉर्टेंट है भाई, टिक मार्क कर लेना सीधा सीधा, क्योंकि उपभोक्ता आंदोलन पर ये पूरा चैप्टर होता है हमारा। और जब हम भारत में उपभोक्ता आंदोलन की प्रगति की समीक्षा करते हैं तो हमें जाना होता है वर्ष 1950 में और वहां से हम मूव करेंगे वर्ष 2019 तक। यानी कि सीधे सरल शब्दों में समझो, व्यापार अवरोधक जब इंडिया में लगा था 1950-60 के दशक में, तो उस समय से हम स्टार्ट होते हैं। और जब कोपरा में संशोधन होके आ गया था भाई, इंटरनेट के द्वारा खरीदी गई जो सामग्री है वो भी अब कोपरा के अंतर्गत आएगी। तो 2019 तक हम उपभोक्ता आंदोलन की समीक्षा करेंगे। तो देखिए हम क्या मेंशन कर सकते हैं। देखिए, भारत में खाद्यान्न की कमी, जमाखोरी, कालाबाजारी और मिलावट ने 1960 के दशक में एक संगठित उपभोक्ता आंदोलन को जन्म दिया था। अब ये सब चीजें पैदा कैसे हुई? खाद्यान्नों की कमी कैसे आई, जमाखोरी कहां से आई, कालाबाजारी कहां से आई, मिलावट क्या होने लगी? तो ये सब 1960 में क्यों हुआ? कारण देखिए, 1950 की और 60 की जब हम बात करते हैं तो हमें ये पता है कि वैश्वीकरण अपने जन्म पे था, है ना, उस समय। तो हम जब देखते हैं तो भारत आजादी का समय। अब 1950 की जब हम बात करते हैं तो 1950 और 60 के दशक में सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया कि व्यापार अवरोधक लगाए जाएंगे, यानी आयात और निर्यात पर प्रतिबंध लगाया जाता है और हमारे जो स्थानीय व्यापारी हैं उन्हें हम मोटिव करेंगे। परंतु आपके मन में विचार आ गया होगा, क्योंकि हमारा दिमाग तो चलता ही है ना ज़्यादा, तो हमारे मन में ये आ गया, कैसे सर? उस समय तो हम देख पा रहे हैं कि भाई पेट्रोलियम उत्पाद हमारे देश में आयात हो रहे थे, बाहर से आ रहे थे, आयात किए जा रहे थे, कह रहे थे ना। तो बच्चों, मशीनरी, खाद और जो पेट्रोलियम उत्पाद हैं इन्हें छोड़ करके समस्त प्रकार की वस्तुओं पर आयात और निर्यात पर क्या लगा दिया गया था? इस दशक में प्रतिबंध लगा दिया गया। अब प्रतिबंध लग गया तो जाहिर सी बात है, जब किसी चीज पे प्रतिबंध लगता है तो उस समय कुछ अफवाहें भी होती हैं, है ना, और कुछ ऐसे व्यक्ति भी एक्टिव हो जाते हैं जो मुनाफा कमाना चाहते हैं। तो ये जमाखोरी इसी का रिजल्ट होता है। मतलब बाजार में किसी भी वस्तु की काल्पनिक कमी को पैदा कर देना जमाखोरी का बहुत बड़ा इसमें अहम रोल होता है। जमाखोर क्या करते हैं? वस्तु को स्टोर करने लग जाते हैं और वस्तु की कमी पैदा हो जाती है। वास्तविक रूप में ये कमी नहीं होती, पर फिर भी वस्तु की कमी बाजार में हो जाती है। जब किसी वस्तु की कमी हो जाती है और मांग बढ़ी हुई है तो उसका जो मूल्य है वो क्या हो जाएगा भाई? बढ़ जाएगा। और फिर उसकी शुरू हो जाती है कालाबाजारी, ब्लैक। जैसा सिनेमाघरों में भी होता है, जब फर्स्ट शो की टिकट नहीं मिलती, भाई हाउसफुल चल रहा है, तो आप देखते हैं ब्लैक्स में टिकट्स मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से और साथ ही साथ मिलावट ने जन्म ले लिया था। तो 1960 के दशक की बात करें तो उपभोक्ता इतना परेशान हो गया था कि उसे अंत पंत क्या करना पड़ा भाई? उसे उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत करनी पड़ी। 1970 के दशक की अगर हम बात करते हैं तो 1970 के दशक तक उपभोक्ता संगठन बड़े पैमाने पर लेख लिखने और प्रदर्शनियों आदि के आयोजन में लगे हुए थे। बाद में औपचारिक रूप से कुछ उपभोक्ता समूह का गठन किया गया। इनकी संख्या में लगातार इजाफा
होता गया, और जब इजाफा हो जाता है तो प्रेशराइज तो होना ही है गवर्नमेंट को। तो देखिए 1986 में औपचारिक उपभोक्ता समूहों या यूनियनों के दबाव में भारत सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को पारित कर दिया, यानी कोपरा का जन्म हो गया भैया। ठीक है, तो आज 700 उपभोक्ता समूह बने हैं, लेकिन 700 में से केवल 20-30 ही संगठित और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि 1986 की बात, इसके बाद में हम बच्चों मेंशन कर सकते हैं कि 2019 में इसे और कैसे प्रभावित किया गया, कैसे इसमें और अमेंडमेंट संशोधन किए गए, वो सब चीजें हम यहाँ मेंशन कर सकते हैं। पर हमें मेजरली ये तो समझ में आ गया ना कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कहाँ से पैदा हुआ, क्या इसके पीछे के कारण थे, वो सारे लॉजिक्स हमारे सामने आ गए। तो चलिए आगे और जानकारी प्राप्त करते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत भारत में उपभोक्ता अदालतों का गठन किया गया है, लेकिन अभी भी लोग इस संबंध में जागरूक नहीं हैं और प्रक्रिया काफी लंबी और जटिल है, समय साध्य है। इसलिए ये लोग क्या कर रहे हैं, इस संबंध में जो अपील है उसके लिए कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे कि भाई वो देखते हैं कि अरे यार छोटा सा परचेज किया है, कौन कोर्ट में जाएगा, कौन इतना टाइम खराब करेगा, ये सब चीज़ों को वो करके, और इसके खिलाफ हम कहते हैं किसी भी शोषण के खिलाफ ज़्यादा अपीलें वहाँ पे नहीं पाई जा रही हैं। तो ये सब वो था जिसमें हमने ये समीक्षा करने की कोशिश की कि उपभोक्ता आंदोलन का क्या रिजल्ट निकल कर के आ रहा है। ठीक है, जहाँ उपभोक्ता की जागरूकता की कमी हमें नजर आ रही है, सरकार द्वारा किए गए प्रयास हमें नजर आ रहे हैं, उपभोक्ता संघ का जन्म हमें नजर आ रहा है, उपभोक्ता समूह द्वारा कौन कौन से प्रयास किए जा सकते हैं वो सब हमारे सामने निकल करके आ गए। चलो बच्चों अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित को सुमेलित करें। हमें भाग ए को भाग बी से मिलाना है। चलिए सबसे पहला स्टेटमेंट देखते हैं। एक उत्पाद के घटकों का विवरण, यानी हमने कोई वस्तु, कोई प्रोडक्ट हमने परचेज किया तो उस पर उसका सारा विवरण मेंशन होता है। ये चीज किसके अंतर्गत आती है, ये हमारी सूचना पाने के अधिकार के अंतर्गत आती है। तो हमें इसे मैच कराना है। ठीक है, अगला देखते हैं एगमार्क। अगर हम एगमार्क की बात करते हैं तो अनाज और खाद्य तेलों का ये प्रमाण होता है कि भाई ये कैसे क्वालिटीज के हैं, एगमार्क हैं या नहीं है। तो ये हमने इससे मैच किया। स्कूटर में खराब इंजन के कारण अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो ये हनन है हमारे सुरक्षा के अधिकार का। एक उपभोक्ता के रूप में हमें सुरक्षित रहने का अधिकार है। अगर किसी दुर्घटना का कारण वस्तु या सेवा का दोष है तो यह हमारे सुरक्षा के अधिकार का हनन माना जाएगा। बच्चों जिला उपभोक्ता आयोग विकसित करने वाली अगर एजेंसी की हम बात करें कि भाई जिला उपभोक्ता आयोग कौन विकसित करता है या यहाँ पे क्या चीज होती है, तो हम सीधा सीधा चले जाएंगे उपभोक्ता मामलों के संबंध में। यानी उपभोक्ता मामलों के संबंध की जब हम बात करते हैं तो जिला उपभोक्ता आयोग हमारे सामने निकल करके आता है। फूड फोर्टिफिकेशंस को अगर हम जानना चाहें तो इसका सीधा सीधा मतलब होता है खाद्य पदार्थों में मुख्य पोषक तत्वों को मिलाना। और उपभोक्ता इंटरनेशनल जो कि 1985 की स्टेबिलिटी है, उसकी जब हम बात करते हैं तो हमें यह पता चलता है कि ये उपभोक्ता कल्याण से जुड़ा हुआ संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में कार्य करता है। और अगर भारतीय मानक ब्यूरो की हम बात कर रहे हैं तो ये वस्तुओं और सेवाओं के लिए मानक का निर्धारित करता है, उन्हें सर्टिफिकेट, हम कहते हैं अनुपालनक देता है, यानी सर्टिफिकेट देता है, प्रमाणीकरण प्रदान करता है। तो ये सब चीजें हमने यहाँ पे मैच की है। देखो बच्चों जब भी हम मैच करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो स्टेटमेंट ए भाग में दिया गया है वो बी भाग के रिजल्ट को संबोधित करना चाहिए, तब हम बड़ा आसानी से इन्हें मिला लेंगे। तो चलिए अब चलते हैं हमारे अंतिम प्रश्न पे। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है सही या गलत बताएं। कुछ स्टेटमेंट्स हैं, हमें उन्हें रीड आउट करना है। सही होगा हम सही का टिक करेंगे, गलत होगा तो हम क्रॉस साइन मेंशन कर देंगे। देखिए कोपरा यानी कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, इसकी जब बात करें तो केवल सामानों पर लागू होता है, नहीं वस्तुओं और सेवाओं दोनों पर लागू होता है ये भाई। यानी हमारे प्राथमिक और द्वितीयक सेक्टर की उपज भी और हमारे तृतीयक सेक्टर की उपज, यानी तृतीयक तो हमारा सेवा सेक्टर है तो वहां की उपज कौन होगी, सेवाएं होंगी। तो वस्तुओं और सेवाओं दोनों पर लागू होता है, दोनों इसके अंतर्गत आती हैं, वो है हमारा कोपरा। ठीक है, अगली बात करते हैं। भारत विश्व के उन देशों में से एक है जिसके पास उपभोक्ताओं की समस्या के निवारण के लिए हम कहें विशिष्ट प्राधिकरण है। तो जाहिर सी बात है बिल्कुल है, हमारे यहाँ पे त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है, अधिनियम बनाया गया है, तो हम कह सकते हैं बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, जब उपभोक्ता को ऐसा लगे कि उसका शोषण हुआ है तो उसे जिला उपभोक्ता आयोग में निश्चित रूप से मुकदमा दायर करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए भाई, शोषण हो गया तो अब तो हमें तो अधिकार है ना हमारे शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने का, तो बिल्कुल हमें ये मुकदमा करना चाहिए। सही स्टेटमेंट है। चलो अगला स्टेटमेंट देखते हैं। जब अधिक मूल्य का नुकसान हो तभी उपभोक्ता आयोग में जाना लाभप्रद होता है, ऐसा कोई नहीं। हम छोटी से छोटी हमारे नुकसान की
जो आवाज़ है वो वहाँ उठा सकते हैं। हॉलमार्क की अगर हम बात करें तो आभूषणों की गुणवत्ता बनाए रखने वाला प्रमाण है। बिल्कुल, हॉलमार्क की चर्चा हमने चैप्टर में भी करी थी, जहां हमने देखा था कि स्टैंडर्ड ब्यूरो का भी वहां पे साइन हमें दिखेगा, कैरेट के बारे में भी जानकारी मिलेगी, और हम कहें बनाने वाले की सब जानकारियां वहां मेंशन होती हैं, तो ये उसकी गुणवत्ता बताता है। ठीक है, उपभोक्ता समस्याओं के निवारण की प्रक्रिया अत्यंत सरल और शीघ्र होती है, नहीं ये बहुत जटिल है, समय साध्य है। इस प्रकार से हम ये स्टेटमेंट गलत कर सकते हैं। चलो अंतिम स्टेटमेंट देखते हैं। उपभोक्ता को मुआवजा पाने का अधिकार है जो क्षति की मात्रा पर निर्भर करती है। बिल्कुल करती है। 3 रुपए की चॉकलेट के लिए आपको 5 लाख रुपए कोई नहीं देगा। ठीक है, समझ रहे हो ना आप कहने का मतलब? कहने का मतलब ये है कि आपको मुआवजा तो मिलेगा, ये आपका अधिकार तो है, परंतु जो क्षति आपको हुई है उसकी मात्रा पर ये निर्भर करता है। तो ये हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इस प्रकार हमने स्टेटमेंट को पढ़ा और उसकी सही या गलत की जो गुणवत्ता थी उसे जांच कर ली। तो देखो बच्चों, कैसे हमने कितनी आसानी से इस अध्याय के समस्त प्रश्नों को हल कर दिया। इसी के साथ आपकी बुक का समापन आज होता है, क्योंकि हमने चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 5 तक के सारे चैप्टर्स को इसमें कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करता हूं हमारी जो आर्थिक विकास की समझ पाठ्य पुस्तक है उसके समस्त अध्याय आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। प्यारे बच्चों, देखते रहिए, सीखते रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।